जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल का जवाब देने आया हूं। साथ ही साथ एक इतिहास की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। एक सवाल है जिसके जरिए हमारे विरोधी हमारे अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि आज के वर्तमान यादव 1910 से पहले अपने नाम के पीछे यादव सरनेम नहीं लगाते थे, और इस सवाल के जरिए ये बताना चाहते हैं कि आज के जो वर्तमान यादव हैं वो नकली यादव हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल में कितनी सच्चाई है और ये सवाल आखिर क्यों खड़े किए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सवाल बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के जितने भी यादव हैं, वर्तमान यादव हैं, हम सभी यादव 1910 से पहले अपने नाम के पीछे यादव नहीं लगाते थे। हम लोगों ने 1910 के बाद ही अपने नाम के पीछे सरनेम के रूप में यादव लगाना शुरू किया है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम नकली हो गए। इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए देने वाला हूं। याद कीजिए पौराणिक काल को, द्वापर को या त्रेता युग को। महाभारत काल में भगवान कृष्ण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, क्या आपने किसी को भी अपने नाम के पीछे अपना सरनेम लगाते देखा था? क्या भगवान कृष्ण ने अपने नाम के पीछे कृष्ण यादव लगाया था? क्या वासुदेव ने अपने नाम के पीछे वासुदेव यादव लगाया था? क्या अर्जुन ने, क्या भीम ने, क्या नकुल ने, क्या सहदेव ने, इन सब ने अपने नाम के पीछे किसी तरह का कोई सरनेम लगाया था? अरे त्रेता युग में जाइए, भगवान राम को देखिए। क्या भगवान राम ने अपने नाम के पीछे श्री राम सिसोदिया, श्री राम भाटी, श्री राम फलाना इस तरह की कोई चीज लगाई थी? क्या उनके पिता दशरथ ने लगाई थी? नहीं लगाई थी। लेकिन क्या होता है इसका मतलब? क्या भगवान राम क्षत्रिय नहीं है? क्या भगवान कृष्ण यादव नहीं है? क्या ये सब नकली हो गए? तो ये सवाल अपने आप में कितना मूर्खतापूर्ण है आप समझ सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, पहले सरनेम लगाने की परंपरा नहीं हुआ करती थी, और यादवों में आप सभी लोगों को मालूम होगा 1000 से ज्यादा गोत्र होते हैं, शाखाएं होती हैं और उपजातियां होती हैं। तो 1910 से पहले सभी यदुवंशी अपने नाम के पीछे या तो अपना गोत्र लगाते थे या तो अपनी उपजाति लगाते थे। अब दूसरी जातियों को देखिए। फर्ज कीजिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मण जाति में कोई शर्मा लगाता है, कोई दुबे लगाता है, कोई चतुर्वेदी लगाता है, कोई त्रिपाठी लगाता है। इसी प्रकार से आप गुर्जर जाति को देखिए, कोई भाटी भी लगाता है, कोई बैसला लगाता है, कोई नागर लगाता है। इसी तरह से जितनी भी जातियां हैं सब अपने नाम के पीछे अपनी दूसरी जातियां लगाती हैं। उसी प्रकार से यादव भी अपने नाम के पीछे अपना गोत्र या फिर अपनी उपजातियां लगाते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 1910 के पीछे हम लोगों को यादव लगाना पड़ा? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। दरअसल देश भर के यादव अपने नाम के पीछे गोत्र या फिर उपजातियां लगाते थे, जिसके वजह से देश भर के यादवों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए 1910 में ऑल इंडिया यादव महासभा की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि देश भर के जितने भी यादव हैं अपने गोत्र और अपनी उपजातियां छोड़कर अपना यादव सरनेम लगाएंगे। इससे होगा क्या कि देश भर के जितने भी जिले हैं और इनमें कितने यादव रह रहे हैं उनकी पहचान हो सकेगी, इनकी जनगणना हो सकेगी और इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। तो इन सभी कारणों के वजह से हम सभी यादवों ने 1910 के बाद अपने नाम के पीछे यादव सरनेम लगाना शुरू किया। तो ये जवाब मैंने आपको दिया एक लॉजिकल वे में। कोई भी समझदार इंसान जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो इस बात को समझ जाएगा। लेकिन हम और आप जानते हैं कि सभी लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते। वो लोग इस चीज को अभी भी नहीं समझेंगे। मेरे पास कुछ गैजेटियर की लिस्ट है
जिनमें 1910 से पहले हम लोगों को यादव ही बताया गया है। इन सभी गैजेटियर के लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी लोग जाकर खुद देख सकते हैं। मेरे पास एक गैजेटियर है, गैजेटियर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का 1880 का। इसके अलावा इंडियन एंटिक्वेरी है वॉल्यूम 4 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके अलावा गैजेटर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1882 है। इन तीनों गैजेटियर में गवली को यादव बताया गया है और ये 1880 का है, यानी 1910 से बहुत साल पहले का। इसके अलावा एक और गैजेटियर मुझे मिला है जो महाराष्ट्र का है। इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह इंग्लिश में है लेकिन मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर रखा है, तो हिंदी में आपको पढ़ के मैं सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि नासिक में मिले एक शिलालेख के अनुसार बौद्ध गुफाओं से ये पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में देश एक अहिर राजा के अधीन था और पुराण भूगोल में तापी से देवगढ़ तक के देश को अभीरा या चरवाहों का क्षेत्र कहा जाता है। यह संभव प्रतीत होता है कि वे यादवों से जुड़े हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि अहिरों का शासन था और उन सभी को यादव बताया गया है, जो 8वीं शताब्दी में और फिर से 12वीं शताब्दी में देवगिरी या दौलताबाद के शासकों के रूप में दिखाई देते हैं। अहिरों या चरवाहों के राजा गोंडवाना के जंगली इलाकों और खानदेश और बरार के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे और असीरगढ़, गवलीगढ़ और नरनाला और अन्य पर्वतीय स्थानों जैसे किलों पर उनका कब्जा था जहां वे सुरक्षित और स्वतंत्र थे। तो इस गैजेटियर के हिसाब से इसमें नासिक के एक शिलालेख का जिक्र किया गया है जिसमें साफ साफ अहिरों को यादव बताया गया है। और ये बात 1910 के बाद की नहीं है, ये बात शताब्दियों से पहले की है। ये बात हो रही है 6ठी शताब्दी की। तो आप सोच सकते हैं कि ये 1910 से कितने साल पहले की बात है। चलिए, ये तो मैंने आपको सरकारी दस्तावेज बताया जिसमें हम लोगों को यादव बताया गया है। अब मैं आपको इतिहास की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। बड़ी ही छोटी सी स्टोरी है। इसमें ये बात तो सिद्ध हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होगा अपने यादव होने पर। यह कहानी है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नाम के इलाके की। बुरहानपुर नाम के इलाके में असीरगढ़ नाम का एक किला मिलता है जो आज भी मौजूद है और इसको बनाया था आसा अहीर नाम के राजा ने 15वीं शताब्दी में। नाम पर और साल पर आप गौर कीजिए, किस राजा ने बनाया था? आसा अहीर नाम के राजा ने बनाया था। तो नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि इस राजा की जाति क्या है। ये एक अहीर राजा थे। दूसरी बात, ये बनवाया कब था? ये 15वीं शताब्दी में बनाया था, यानी 1910 से पहले, बहुत साल पहले, शताब्दियों से पहले। ठीक है। दूसरी बात, ये जो किला था ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। असीरगढ़ के किले को आज भी माना जाता है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर बने किले में से एक है। इतिहासकारों के हिसाब से ये किला इतना महत्वपूर्ण था कि इसको बाब-ए-खत्तन कहा जाता था। इसका मतलब जो भी इस किले के ऊपर कब्जा कर लेता था उसके लिए दक्षिण भारत का द्वार खुल जाता था और पूरे खानदेश पर उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण किला था और इसको बनवाया था एक अहीर शासक ने। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे यदुवंशियों को इसकी जानकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस कहानी को, इस इतिहास को प्रमुखता से जगह ही नहीं दी गई। क्यों जगह नहीं दी गई? क्योंकि यादवों ने कभी मुगलों के साथ
रोटी और बेटी का संबंध नहीं रखा। कभी भी यादवों ने मुगलों के तलवे नहीं चाटे, कभी भी यादवों ने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे, और इसी का नतीजा यादवों को भुगतना पड़ा। बाद में आसा अहीर से नादिर शाह नाम के एक राजा ने धोखे से इस किले के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके बाद 17 जनवरी 1601 ईस्वी में अकबर ने नादिर शाह को धोखे से हराकर इस किले के ऊपर कब्जा कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आसा अहीर किस कुल और किस वंश के थे, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये स्वयं एक इतिहासकार के मुंह से आप जानेंगे। आइए सुनते हैं कि इतिहासकार इनके बारे में क्या कहते हैं। का किला जो है वो है वंशीय किला है। राजा असीम जो कि है वंश के आगे के परिचायक थे, जिस प्रकार से यदुवंश के सातवें परिचायक श्री कृष्ण भगवान थे, उसी प्रकार से है वंश के जो परिचायक थे वो आसिर थे। उनके नाम पर बसा हुआ ये गढ़ आसिरगढ़। आसिरगढ़ के अंदर जो है वो काफी सारी खूबियां हैं। अजय दुर्ग भारत के 7 अजय दुर्ग माने जाते हैं, उन 7 अजय दुर्गों में से एक अजय दुर्ग है आसिरगढ़। तो आपने सुना, इतिहासकार के हिसाब से जो आसा अहीर थे वो है वंशीय राजा थे, और आप सभी लोग जानते हैं कि है वंश यदुवंश की एक शाखा होती है। तो इससे ये साफ साफ सिद्ध हो जाता है कि आसा अहीर एक यदुवंशी राजा थे, वो भी 15वीं शताब्दी में इन्होंने इस किले का निर्माण किया था। तो जो लोग कहते हैं कि 1910 से पहले हम यदुवंशी नहीं थे, उनके मुंह पर यह कहानी जोरदार तमाचा मारती है और बताती है कि हमारा इतिहास पौराणिक काल से आज तक गौरवशाली रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे इतिहास को इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से जगह नहीं दी गई। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भाई ये सोच रहा हो कि मैं इन वीडियो के माध्यम से किसी को जवाब देता हूं, किसी को सबूत देता हूं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इन सभी वीडियो के माध्यम से किसी को जवाब नहीं देता, किसी को सबूत नहीं देता, बल्कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी और अपनी वर्तमान यदुवंशी भाइयों को एक इतिहास बताने का प्रयास करता हूं, ताकि भविष्य में उनको कहीं भी ये सारी जानकारी ढूंढने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। सिर्फ YouTube पे आएं, हमारे चैनल पर आएं, और ये सभी तरह की जानकारी उनको एक ही वीडियो में मिल जाए। साथ ही साथ अगर किसी को जवाब भी मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक तो कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी यदुवंशी हैं वो इसको देख सके, समझ सके। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ट्विटर पर आइए। मैंने अपना ट्विटर का अकाउंट भी दे दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। आप सभी लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।